अध्याय एक। एक। मुझे केवल एक आंकड़ा बन जाना चाहिए था। हमने एक खूबसूरत मोहल्ले में नर्क पाया। 1991 में विलियम्सविले, बफेलो, न्यूयॉर्क में सबसे बढ़िया संपत्तियों वाला इलाका था। ये हरियाली और दोस्ताना माहौल वाला इलाका था, जहाँ की सुरक्षित सड़कों पर आकर्षक घर थे, जिनमें आदर्श नागरिक रहते थे। डॉक्टर, वकील, स्टील कारखाने के अधिकारी, दंत चिकित्सक और पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी अपनी प्यारी पत्नियों और 2.2 बच्चों के साथ वहां बसते थे। कारें नई थीं, सड़कें साफ सुथरी थीं और संभावनाएं अनंत थीं। यह एक जीवंत अमेरिकी सपना जैसा था। लेकिन नर्क पैराडाइज रोड के कोने पर एक प्लॉट में छिपा हुआ था। हम वहीं रहते थे, 2 मंजिला 4 बेडरूम वाले सफेद लकड़ी के घर में, जिसकी सामने की पोर्च पर 4 चौकोर खंभे लगे थे और जो विलियम्सविले में सबसे चौड़ी, सबसे हरी घास वाले लॉन तक जाता था। पीछे एक सब्जियों का बगीचा और एक 2 कार गैरेज था, जिसमें एक 1962 का रोल्स रॉयस सिल्वर क्लाउड, एक 1980 की मर्सिडीज 450 SLC और ड्राइववे में चमचमाती 1981 की ब्लैक कोरवेट खड़ी थी। पैराडाइज रोड पर हर कोई सामाजिक सीढ़ी के शीर्ष के पास रहता था और ऊपर से देखने पर हमारे पड़ोसी मानते थे कि हम, यानी तथाकथित खुशहाल और भली चंगी गोगिंस परिवार, इस सीढ़ी की नोक पर थे। लेकिन चमकदार सतहें जो प्रतिबिंबित करती हैं, वे अधिक प्रकट नहीं करती। वे हमें ज्यादातर सप्ताह के दिनों की सुबह 7 बजे ड्राइववे में इकट्ठा होते हुए देखते। मेरे पिता, ट्रूनिस गोगिंस, लंबे नहीं थे लेकिन आकर्षक थे और मुक्केबाज की तरह गठीले थे। वह टेलर किए हुए सूट पहनते थे। उनकी मुस्कान गर्म और खुली होती थी। वह पूरी तरह से एक सफल व्यवसायी लगते थे, जो काम पर जाने के लिए तैयार होता है। मेरी माँ, जैकी, उनसे 17 साल छोटी, पतली और खूबसूरत थीं। मेरा भाई और मैं साफ सुथरे, अच्छी तरह तैयार, जीन्स और हल्के रंग की इजोड शर्ट पहने और पीठ पर बैग टांगे रहते, बिल्कुल अन्य बच्चों की तरह, सफेद बच्चों की तरह। हमारे अमीर अमेरिका के इस संस्करण में हर ड्राइववे एक ऐसा मंच था जहां सिर हिलाने और हाथ हिलाने के बाद माता पिता और बच्चे काम और स्कूल के लिए निकल जाते थे। पड़ोसी वही देखते जो वे देखना चाहते थे। कोई ज्यादा गहराई में नहीं जाता था। यह अच्छी बात थी। सच्चाई यह थी कि गोगिंस परिवार अभी अभी रात भर हुड में बिताकर लौटा था, और अगर पैराडाइज रोड नर्क था तो इसका मतलब था कि मैं खुद शैतान के साथ रहता था। जैसे ही हमारे पड़ोसी दरवाजा बंद करते या कोने पर मुड़ते, मेरे पिता की मुस्कान एक गुस्से में बदल जाती। वह आदेश देते और फिर एक और रात पीकर सोने चले जाते, लेकिन हमारा काम खत्म नहीं होता। मेरे भाई, ट्रोनिस जूनियर और मुझे कहीं पहुंचना होता और हमारी नींद से भरी माँ हमें वहां पहुंचाने की जिम्मेदार होती। 1981 में मैं पहली कक्षा में था और वास्तव में स्कूल में खोया हुआ था। इसका कारण यह नहीं था कि पढ़ाई कठिन थी, कम से कम अभी नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं जाग नहीं पाता था। शिक्षक की गाने जैसी आवाज मेरी लोरी बन जाती थी। मेरी डेस्क पर क्रॉस की हुई बाहें एक आरामदायक तकिया बन जाती थीं, और जब वह मुझे सपने देखते हुए पकड़ लेतीं, तो उनकी तेज आवाज एक अलार्म घड़ी बन जाती थी, जो बंद होने का नाम नहीं लेती थी। छोटे बच्चे अनंत स्पंज होते हैं। वे भाषा और विचारों को तेजी से सोखते हैं, ताकि जीवन भर की कौशल जैसे पढ़ना, वर्तनी और बुनियादी गणित के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकें। लेकिन क्योंकि मैं रात में काम करता था, मैं सुबह के समय कुछ भी समझने के अलावा जागते रहने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। खेल का समय और शारीरिक शिक्षा अलग ही कठिनाई भरा था। खेल के मैदान में जागते रहना आसान था। कठिनाई यह थी कि खुद को छिपाना, अपनी शर्ट को खिसकने नहीं देना, शॉर्ट्स नहीं पहनना। खरोंचें लाल झंडे होती थीं, जिन्हें मैं दिखा नहीं सकता था, क्योंकि अगर दिखाता तो मुझे और भी चोटें लगने का डर रहता। फिर भी उस खेल के मैदान और कक्षा में मुझे पता था कि मैं थोड़ी देर के लिए तो सुरक्षित था। वह एकमात्र जगह थी जहां वह मुझे शारीरिक रूप से नहीं पहुंच सकता था। मेरा भाई भी छठी कक्षा में इसी तरह के हालात का सामना कर रहा था। उसके भी अपने घाव छिपाने और नींद पूरी करने की अपनी जंग थी, क्योंकि जैसे ही घंटी बजती, असली जीवन शुरू हो जाता।
विलियम्सविले से ईस्ट बफेलो के मास्टन डिस्ट्रिक्ट तक का सफर आधे घंटे का था, लेकिन यह अलग ही दुनिया जैसा लगता था। ईस्ट बफेलो का मास्टन ज्यादातर काले कामकाजी वर्ग का इलाका था, जो थोड़ा खुरदुरा था। हालांकि 1980 के दशक की शुरुआत में यह अभी पूरी तरह से गंदी बस्ती जैसा नहीं बना था। उस समय बेथलहम स्टील संयंत्र अभी भी चालू था और बफेलो आखिरी महान अमेरिकी स्टील शहर था। शहर में ज्यादातर पुरुष काले और सफेद ठोस संघीय नौकरियों में काम करते थे और जीविका चलाने लायक वेतन कमाते थे, जिसका मतलब था कि मास्टन में व्यापार अच्छा चल रहा था। मेरे पिता के लिए यह हमेशा ही अच्छा रहा था। तेज तर्रार 10 साल बाद स्कॉटलैंड को मास्टन डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में स्थित फेरी स्ट्रीट पर एक ऐसी इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया जो लगभग पूरे ब्लॉक तक फैली हुई थी। मेरे पिता ने वहां स्केटिंग रिंग के ऊपर एक बार खोला, जिसे उन्होंने वर्मिलियन रूम नाम दिया। 1970 के दशक में यह ईस्ट बफेलो में सबसे पॉपुलर जगह थी और यहीं मेरी माँ से उनकी मुलाकात हुई, जब वह सिर्फ 19 साल की थीं और मेरे पिता 36 साल के थे। यह उनका घर से पहली बार बाहर निकलना था। जैकी ने कैथोलिक चर्च में परवरिश पाई थी। ट्रुनिस एक मंत्री के बेटे थे और उनकी भाषा में इतनी अच्छी पकड़ थी कि वह एक धार्मिक व्यक्ति होने का ढोंग कर सकते थे, जो मेरी माँ को पसंद आया। लेकिन सच कहें तो मेरी माँ उनके आकर्षण से उतनी ही मोहित थीं। ट्रुनिस जूनियर का जन्म 1771 में हुआ। मेरा जन्म 1775 में हुआ और जब 1775 में हुआ और जब 1775 में हुआ और जब मैं 6 साल का था, तो रोलर डिस्को का क्रेज अपने चरम पर था। स्कॉटलैंड हर रात खचाखच भरा रहता था। हम आमतौर पर शाम 5 बजे वहां पहुंचते थे और जबकि मेरा भाई स्नैक काउंटर संभालता था, पॉपकॉर्न बनाना, हॉट डॉग ग्रिल करना, कूलर को भरना और पिज्जा बनाना, मैं स्केट्स को आकार और स्टाइल के अनुसार व्यवस्थित करता था। हर दोपहर मैं एक स्टूल पर खड़े होकर अपने स्टॉक को एरोसोल डिओडोराइजर से स्प्रे करता और रबर स्टॉपर्स को बदलता। वह एरोसोल की गंध मेरे चारों ओर एक बादल की तरह छा जाती और मेरी नाक में समा जाती। मेरी आंखें हमेशा लाल दिखती थीं। घंटों तक यही गंध मेरी नाक में रहती थी। लेकिन ये सब बातें मुझे नजरअंदाज करनी पड़ती थीं ताकि मैं संगठित और काम पर बना रहूं, क्योंकि मेरे पिता, जो डीजे बूथ में काम करते थे, हमेशा देख रहे होते थे। और अगर स्केट्स में से कोई भी गायब हुआ तो इसका मतलब था मेरी पिटाई। दरवाजे खुलने से पहले मैं स्केट रिंक के फर्श को एक डस्ट मोप से पॉलिश करता, जो मेरे आकार से 2 गुना बड़ा था। स्कॉटलैंड, उम्र 6 साल, परिसर शाम 6 बजे के करीब मेरी माँ हमें ऑफिस में रात का खाना खाने के लिए बुलाती। वह महिला हमेशा एक तरह के इनकार की स्थिति में रहती थी, लेकिन उनका मातृत्व भाव असली था और वह दिखाने का पूरा प्रयास करती थीं, एक सामान्य परिवार होने का। हर रात ऑफिस में वह फर्श पर 2 इलेक्ट्रिक बर्नर लगाती, अपने पैरों को पीछे मोड़कर बैठ जाती और पूरा खाना तैयार करती, भुना हुआ मांस, आलू, हरी बीन्स और डिनर रोल्स, जबकि मेरे पिता किताबों का हिसाब रखते और कॉल करते। खाना अच्छा होता था, लेकिन 6-7 साल की उम्र में भी मैं जानता था कि हमारा फैमिली डिनर उन डिनरों का मजाक था जो ज्यादातर परिवारों में होते थे, और ऊपर से हमें जल्दी जल्दी खाना पड़ता था, क्योंकि रात 7 बजे दरवाजे खुलते ही शो शुरू हो जाता था और हमें अपनी जगह पर रहना और अपने स्टेशन तैयार रखना होता था। मेरे पिता शेरिफ की तरह थे और जब वह डीजे बूथ में होते तो वह पूरे रूम पर नजर रखते। वह हर चीज को ऐसे स्कैन करते जैसे उनकी नजरें सब कुछ देख सकती थीं, और अगर कोई गलती करता तो उसे सुनना पड़ता था, जब तक कि पहले से ही कुछ महसूस न हो। घर की हार्श ओवरहेड लाइट्स में वह कमरा कुछ खास नहीं दिखता था, लेकिन जैसे ही वह लाइट्स धीमी करते, शो की लाइट्स पूरे रिंग को लाल रंग में नहला देती और घूमते हुए मिरर बॉल से टकराती, जिससे एक स्केट डिस्को फैंटेसी का माहौल बनता। वीकेंड हो या वीक नाइट, सैकड़ों स्केटर्स दरवाजे से अंदर आते। ज्यादातर लोग एक परिवार के रूप में आते, $3 प्रवेश शुल्क और 50 सेंट के स्केट शुल्क का भुगतान करते और फिर फ्लोर पर चले जाते। मैं स्केट्स किराए पर देता था
और पूरा स्टेशन खुद संभालता था। मैं उस स्टूल को अपने सहारे की तरह हर जगह ले जाता था। उसके बिना ग्राहक मुझे देख भी नहीं सकते थे। बड़े आकार के स्केट्स काउंटर के नीचे रखे होते थे, लेकिन छोटे आकार इतने ऊंचाई पर रखे होते थे कि मुझे शेल्फ पर चढ़ना पड़ता था, जो हमेशा ग्राहकों को हंसा देता था। माँ अकेली कैशियर थीं। वह सभी का कवर चार्ज इकट्ठा करती थी और ट्रुनिस के लिए पैसा ही सब कुछ था। वह लोगों की गिनती करते जैसे ही वे अंदर आते और रजिस्टर बंद होने के बाद गिनती से मिलान करते, और वह सुनिश्चित करते कि सब कुछ सही हो। सारा पैसा उनका था। हमारे पसीने की एक भी पाई हमें नहीं मिलती थी। वास्तव में मेरी माँ को कभी भी अपना खुद का पैसा नहीं मिलता था। उनका न कोई बैंक खाता था और न ही उनके नाम पर क्रेडिट कार्ड। वह हर चीज को नियंत्रित करते थे और हम सब जानते थे कि अगर कभी उनकी नकदी कम पाई गई तो क्या होगा। हमारे दरवाजे से अंदर आने वाले ग्राहक इन सब बातों से अनजान थे। उनके लिए स्केटलैंड एक पारिवारिक सपनों का बादल था। मेरे पिता फेडिंग विनाइल के डिस्को और फंक के गाने और हिप हॉप की शुरुआती धुनें बजाते थे। बांस लाल दीवारों से टकराती थी, जिसे बफेलो के फेवरेट सिंगर रिक जेम्स, जॉर्ज क्लिंटन के फंकडेलिक और हिप हॉप के इनोवेटर्स रन डीएमसी के पहले गानों ने गूंजायमान किया। कुछ बच्चे स्पीड स्केटिंग करते। मुझे भी तेज जाना पसंद था, लेकिन हमारे पास स्केट डांसर्स का अच्छा खासा हिस्सा था और वह फ्लोर शानदार बन जाता था। पहले 1 या 2 घंटे तक माता पिता नीचे रहते, स्केटिंग करते या अपने बच्चों को ओवल ट्रैक पर घूमते हुए देखते। लेकिन धीरे धीरे वे ऊपर जाने लगते, जहां वे अपनी महफिल जमाते। जब उनमें से पर्याप्त लोग ऊपर चले जाते तो ट्रुनिस डीजे बूथ से निकलकर उनके साथ शामिल हो जाता। मेरे पिता को मास्टन का अनौपचारिक मेयर माना जाता था और वे पूरी तरह से एक नकली राजनेता थे। उनके ग्राहक उनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया थे और वे यह अच्छी तरह जानते थे कि कितने भी मुफ्त में ड्रिंक्स पिलाएं या गले मिलें, असल में वे किसी की परवाह नहीं करते थे। उनके लिए हर कोई बस $1 के चिन्ह जैसा था। अगर उन्होंने किसी को मुफ्त में ड्रिंक पिलाई तो इसका मतलब था कि उन्हें यकीन था कि वह 2 या 3 और खरीद लेगा। हमारे पास पूरी रात चलने वाले स्केटिंग इवेंट्स और 24 घंटे के स्केटिंग मैराथन भी होते थे। लेकिन सामान्य दिनों में स्केटलैंड के दरवाजे रात 10 बजे बंद हो जाते थे। यही वह समय था जब मेरी माँ, भाई और मैं काम पर लग जाते। हमें गंदगी से भरे टॉयलेट से खून से सने टैम्पॉन्स निकालने पड़ते, बाथरूम में जमी गांजे की महक को बाहर निकालना पड़ता, स्केटिंग रिंक की फर्श से गंदगी और बैक्टीरिया भरे च्यूइंग गम को खुरचना पड़ता, किचन को साफ करना पड़ता और इन्वेंटरी की गिनती करनी होती। आधी रात से पहले हम ऑफिस में घुसते, थके हारे। माँ हमें ऑफिस के सोफे पर कंबल में लपेट देती, हमारे सिर विपरीत दिशाओं में होते और ऊपर की छत भारी बेस वाले फंक गानों की आवाज से हिल रही होती। माँ अभी भी काम पर थीं। जैसे ही वे बार के अंदर जाती, ट्रुनिस उन्हें दरवाजे पर काम करने या बेसमेंट से शराब के केस लाने के लिए दौड़ा देता। वहाँ हमेशा कुछ न कुछ छोटे मोटे काम होते थे और वे बिना रुके काम करती रहती। वहीं मेरे पिता बार के कोने से पूरे माहौल पर नजर रखते थे। उन दिनों रिक जेम्स, जो कि बफेलो के रहने वाले और मेरे पिता के करीबी दोस्त थे, जब भी शहर में होते वहां आते। उनकी कार, एक एक्सकैलिबर, बार के सामने फुटपाथ पर खड़ी होती थी, जो ये बताने के लिए काफी थी कि एक सुपर फ्रीक यहाँ है। वे अकेले ऐसे सेलिब्रिटी नहीं थे। ओजे सिम्पसन, जो उस समय NFL के सबसे बड़े सितारों में से एक थे और उनके बफेलो बिल्स टीममेट्स भी नियमित रूप से आते थे, साथ ही टेडी पेंडरग्रास और सिस्टर स्लेज भी। अगर आप इन नामों को नहीं जानते तो उन्हें सर्च कर लीजिए। शायद अगर मैं बड़ा होता या मेरे पिता अच्छे इंसान होते तो मुझे इस तरह के सांस्कृतिक क्षण का हिस्सा होने पर गर्व होता। लेकिन छोटे बच्चे ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करते। ऐसा लगता है कि चाहे हमारे माता पिता जो भी हों और वे जो भी करें, हम सभी के अंदर एक नैतिक दिशा सूचक होता है जो सही तरीके से काम करता है। जब आप 6, 7 या 8 साल के होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या सही लगता है और क्या पूरी तरह गलत। और जब आप दर्द और आतंक के तूफान में पैदा होते हैं तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सच्चाई आपको परेशान करती रहती है, जैसे आपके मन में फंसा हुआ कांटा।
आप इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वह हल्का दर्द हमेशा रहता है, क्योंकि दिन और रात धुंधली यादों में घुल-मिल जाते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं, और अभी जिस पल के बारे में मैं सोच रहा हूँ, वह आज भी मुझे परेशान करता है। वह रात थी जब मेरी माँ बार में उस समय पहुंच गईं, जब उनकी उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने मेरे पिता को अपनी उम्र से करीब 10 साल छोटी एक महिला से मीठी मीठी बातें करते हुए देख लिया। ट्रूनिस ने उन्हें देख लिया और बस कंधे उचका दिए, जबकि मेरी माँ उसे घूर रही थीं। उन्होंने अपने आप को शांत करने के लिए जॉनी वॉकर रेड के 2 शॉट पी लिए। ट्रूनिस ने उनकी प्रतिक्रिया देखी और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरी माँ को सब पता था। उन्हें पता था कि ट्रूनिस कनाडा के फोर्ट ईरी बॉर्डर पर वेश्याओं को ले जाता था। बफेलो के सबसे बड़े बैंकों में से एक के अध्यक्ष का ग्रीष्मकालीन कुटीर ट्रूनिस के लिए अस्थायी वेश्यालय का काम करता था। जब उसे लंबे समय के लिए कर्ज की जरूरत होती, तो वह बफेलो के बैंकर्स को अपनी लड़कियों से मिलवाता था, और ये कर्ज हमेशा मंजूर हो जाते। मेरी माँ जानती थीं कि वह महिला जिसे वह देख रही थीं, ट्रूनिस की इन्हीं लड़कियों में से एक थी। उन्होंने उसे पहले भी देखा था। एक बार उन्होंने उन्हें स्केटलैंड के ऑफिस के सोफे पर देखा था, जहां मेरी माँ लगभग हर रात हमें सुलाती थीं। जब उन्होंने उन्हें एक साथ पाया, तो उस महिला ने उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। ट्रूनिस ने कंधे उचका दिए। नहीं, मेरी माँ अनजान नहीं थी, लेकिन अपनी आंखों से यह सब देखना हमेशा उन्हें अंदर तक झकझोर देता था। आधी रात के करीब मेरी माँ हमारे एक सुरक्षा गार्ड के साथ बैंक में पैसे जमा करने के लिए गईं। उस गार्ड ने उनसे विनती की कि वह मेरे पिता को छोड़ दें। उसने कहा कि वह उसी रात वहां से चली जाएं। शायद उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। मेरी माँ भी जानती थीं, लेकिन वह नहीं भाग सकती थीं, क्योंकि उनके पास कोई स्वतंत्र साधन नहीं था, और वह हमें मेरे पिता के हाथों में छोड़ने वाली नहीं थीं। साथ ही उनके पास संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि दुनिस ने कभी उनसे शादी नहीं की थी। यह एक पहेली थी जिसे मेरी माँ तब समझने लगी थीं। मेरी माँ एक अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार से थीं और हमेशा से नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देती थीं। दुनिस को यह बात चुभती थी। वह अपनी वेश्याओं को अपनी पत्नी से बेहतर मानता था, और इस कारण उसने मेरी माँ को फंसा दिया था। वह पूरी तरह से उस पर निर्भर थीं, और अगर वह उसे छोड़ना चाहतीं, तो उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता। स्केटलैंड में मेरा भाई और मैं कभी ठीक से नहीं सो पाते थे। छत बहुत ज्यादा हिलती थी, क्योंकि ऑफिस डांस फ्लोर के ठीक नीचे था। उस रात जब मेरी माँ आई, तो मैं पहले से ही जागा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा, लेकिन मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे और उनकी सांसों में व्हिस्की की महक महसूस की। जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में बड़े प्यार से उठाया, मेरे पिता भी उनके पीछे पीछे आए, नशे में लड़खड़ाते हुए और चिढ़े हुए। उन्होंने मेरे सोफे के नीचे से एक पिस्तौल निकाली। हाँ, आपने सही पढ़ा, मैं 6 साल का था, और जिस कुशन पर सोता था, उसके नीचे एक लोडेड गन थी। उसे मुझे दिखाया और मुस्कुराए। फिर उन्होंने उसे अपने पैंट के नीचे एंकल होल्स्टर में छुपा लिया। उनके दूसरे हाथ में 2 भूरे पेपर बैग थे, जिनमें लगभग $10,000 नकद थे। अब तक यह एक सामान्य रात थी। मेरे माता पिता ने घर की ड्राइव के दौरान एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन उनके बीच का तनाव साफ महसूस हो रहा था। मेरी माँ ने सुबह 6 बजे से कुछ पहले पैराडाइज रोड के हमारे ड्राइववे में गाड़ी रोकी, जो हमारे लिए थोड़ा जल्दी था। ट्रूनिस कार से लड़खड़ाते हुए उतरे, अलार्म बंद किया, नकदी को किचन टेबल पर फेंक दिया और ऊपर चले गए। हम उनके पीछे गए। मेरी माँ ने हमें हमारे बिस्तरों में सुलाया, मेरे माथे पर किस किया और लाइट बंद कर दी। फिर वह मास्टर बेडरूम में गईं, जहां उन्होंने ट्रोनिस को चमड़े की बेल्ट को घुमाते हुए इंतजार करते पाया। ट्रोनिस को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरी माँ ने उसे सार्वजनिक रूप से घूरा था। यह बेल्ट टेक्सास से सिर्फ तुम्हें पीटने के लिए आई है, उसने शांत स्वर में कहा। फिर उसने बेल्ट को घुमाना शुरू कर दिया, वह भी बकल पहले। कभी कभी मेरी माँ वापस लड़ती थीं, और उस रात उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उसके सिर पर एक संगमरमर के कैंडलस्टिक को फेंका। ट्रूनिस ने झुककर इसे बचा लिया और यह दीवार से जा टकराया। वह बाथरूम की ओर भागी, दरवाज़ा बंद किया और टॉयलेट पर सिकुड़ कर बैठ गई। ट्रूनिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और उन्हें ज़ोर से थप्पड़ मारा। उनका सिर दीवार से टकराया।
वह मुश्किल से होश में थीं जब उसने उनके बालों को पकड़कर उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। तब तक मेरे भाई और मैंने हिंसा की आवाज़ें सुन ली थीं और हमने उसे देखा जब वह उन्हें घसीटते हुए पहली मंजिल पर ले गया। फिर वह उनके ऊपर झुका, बेल्ट हाथ में लिए। उनकी कनपटी और होंठ से खून बह रहा था और यह दृश्य देखकर मुझ में गुस्सा भड़क उठा। उस पल में मेरी नफरत ने मेरे डर को हरा दिया। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा, उसकी पीठ पर कूद गया, अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से उसकी पीठ पर वार किया और उसकी आंखों को खरोंचने की कोशिश की। वह चौंक गया और एक घुटने पर गिर गया। मैं उस पर चिल्लाने लगा, मेरी माँ को मत मारो, मैंने चिल्लाया। उसने मुझे ज़मीन पर फेंक दिया, मेरी ओर बेल्ट लेकर बढ़ा, लेकिन फिर मेरी माँ की ओर मुड़ गया। तुम एक गैंगस्टर को बड़ा कर रही हो, उसने आधी मुस्कान के साथ कहा। जब उसने मेरी ओर बेल्ट घुमाना शुरू किया तो मैं एक गेंद की तरह सिकुड़ कर बैठ गया। मैंने अपनी पीठ पर चोट के निशान महसूस किए, जबकि मेरी माँ दरवाजे के पास कंट्रोल पैनल की ओर रेंगते हुए गईं। उन्होंने पैनिक बटन दबा दिया और पूरा घर अलार्म से गूंज उठा। ट्रूनिस ठहर गया, छत की ओर देखा, अपनी बांह से पसीना पोंछा, गहरी सांस ली, बेल्ट को लपेटकर बकल में बंद किया और ऊपर चला गया, मानो उस सारी बुराई और नफरत को धोने के लिए। पुलिस आने वाली थी और वह यह जानता था। मेरी माँ की राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जब पुलिस आई तो ट्रूनिस ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने उसकी पीठ के पीछे मेरी माँ को देखा, जो कुछ कदम पीछे खड़ी थीं। उनका चेहरा सूजा हुआ था और खून के धब्बों से ढका हुआ था, लेकिन वे अलग समय थे। तब मौन मीटू जैसा कुछ नहीं था। उस समय ऐसी चीजें अस्तित्व में नहीं थीं और पुलिस ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ट्रूनिस ने उन्हें समझाया कि यह कुछ खास नहीं था, बस जरूरी घरेलू अनुशासन था। इस घर को देखिए, क्या ऐसा लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करता हूँ? उसने कहा। मैं उसे मिंक कोट, डायमंड रिंग्स देता हूँ। मैं अपनी जान लगाकर उसे सब कुछ देता हूँ और वह मेरे सिर पर संगमरमर का कैंडल स्टिक फेंकती है। वह बहुत बिगड़ी हुई है। पुलिस ने मेरे पिता के साथ हंसते हुए हामी भरी और अपनी कार की ओर बढ़ गए। वे बिना मेरी माँ से बात किए ही चले गए। उस सुबह ट्रूनिस ने उन्हें फिर नहीं मारा। उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मानसिक नुकसान हो चुका था। उस समय से हमें साफ पता चल गया था कि ट्रूनिस और कानून की नज़रों में अब वह खुले मैदान का शिकार था और हम शिकार थे। अगले 1 साल तक हमारा शेड्यूल ज्यादा नहीं बदला और पिटाई जारी रही, जबकि मेरी माँ ने उस अंधकार को रोशनी की कुछ किरणों से ढकने की कोशिश की। उन्हें पता था कि मैं स्काउट बनना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे एक स्थानीय ट्रूप में शामिल करवा दिया। मुझे आज भी याद है कि एक शनिवार मैंने वो नेवी ब्लू क्यूब स्काउट की शर्ट पहनी थी। यूनिफॉर्म पहनकर मुझे गर्व महसूस हुआ, क्योंकि कम से कम कुछ घंटों के लिए मैं ये दिखावा कर सकता था कि मैं एक सामान्य बच्चा हूँ। मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए हमें दरवाजे तक छोड़ा। मेरा गर्व उनकी मुस्कान सिर्फ क्यूब स्काउट्स की वजह से नहीं थी। ये गहरे से उठी एक भावना थी। हम अपनी दुखद स्थिति में कुछ सकारात्मक खोजने के लिए कदम उठा रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि हम मायने रखते हैं और पूरी तरह असहाय नहीं हैं। तभी मेरे पिता वर्मिलियन रूम से घर लौट आए। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उन्होंने मुझ पर गुस्से से घूरा। मैंने जमीन की तरफ देखा। मेरी माँ ने गला साफ किया। मैं डेविड को उसके पहले क्यूब स्काउट की मीटिंग में ले जा रही हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। नहीं ले जा रही। मैंने ऊपर देखा और उन्होंने हंसते हुए मेरी आंखों में आते आंसू देखे। हम ट्रैक पर जा रहे हैं। 1 घंटे के भीतर हम बटाविया डाउन्स पहुंचे, जो एक पुराने स्टाइल का हार्नेस हॉर्स रेस ट्रैक था, जहां जॉकी घोड़ों के पीछे हल्के बग्गियों में सवारी करते हैं। मेरे पिता ने गेट से अंदर जाते ही रेसिंग फॉर्म उठा लिया। घंटों तक हमने देखा कि वह एक के बाद एक दांव लगाते, सिगरेट की चेन स्मोकिंग करते, स्कॉच पीते और हर घोड़े के हारने पर बौखलाते रहे। मेरे पिता जुआ भागे देवताओं पर गुस्सा निकालते और शोर मचाते रहे, और जब भी कोई आदमी उनके पास से गुजरता, मैं खुद को जितना हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करता, लेकिन मैं अभी अलग नजर आता था। मैं स्टैंड में एकमात्र बच्चा था जिसने क्यूब स्काउट की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। शायद मैं वह पहला ब्लैक क्यूब स्काउट था जो उन्होंने देखा हो, और मेरी यूनिफॉर्म एक चूक थी। मैं एक दिखावा कर रहा था। उस दिन मेरे पिता ने हजारों डॉलर खो दिए और रास्ते में चुप नहीं रहे। उनकी सिगरेट से कच्ची आवाज निकोटीन से भर गई थी।
मेरे भाई और मैं तंग पिछली सीट पर बैठे थे और जब भी वे खिड़की से थूकते, उनका थूक वापस मेरी तरफ आ जाता। उनकी गंदी लार की हर बूंद मेरी त्वचा पर जहर की तरह जलती थी और मेरी नफरत और बढ़ जाती थी। मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि पिटाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका था खुद को अदृश्य बनाना, आंखें फेर लेना, अपने शरीर से बाहर तैरना और नजरअंदाज होने की उम्मीद करना। ये एक आदत थी जिसे हमने सालों में निखारा था, लेकिन मैं उस सब से तंग आ चुका था। मैंने अब शैतान से छिपने से इनकार कर दिया। उस दोपहर जब वह हाईवे पर गाड़ी मोड़ रहे थे और घर लौट रहे थे, वह बड़बड़ा रहे थे और मैंने उन्हें पीछे की सीट से घूरा। क्या आपने कभी फेथ ओवर फियर का मुहावरा सुना है? मेरे लिए यह हेट ओवर फियर था। उन्होंने मुझे रियर व्यू मिरर में देखा। कुछ कहना है? हमें ट्रैक पर नहीं जाना चाहिए था, मैंने कहा। मेरे भाई ने मेरी तरफ देखा, जैसे मैंने अपना दिमाग खो दिया हो। मेरी माँ सीट पर असहज हो गई। यह बात एक बार कहो। उनके शब्द धीमे थे, डर से भरे हुए। मैंने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने सीट के पीछे से मुझे मारने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मैं इतना छोटा था कि छुपना आसान था। गाड़ी बाईं और दाईं तरफ डगमगा रही थी क्योंकि वह आधे मोड़े हुए मेरी तरफ मुक्का मार रहे थे। वह मुश्किल से मुझे छू पाए, जिससे उनकी आग और भड़क गई। हम चुपचाप गाड़ी चलाते रहे जब तक कि उन्होंने अपनी सांसें न थाम ली। घर पहुंचते ही तुम अपने कपड़े उतारोगे, उन्होंने कहा। यह वही था जो वह कहते थे जब वह गंभीर पिटाई देने के मूड में होते थे और इससे बचने का कोई उपाय नहीं था। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। मैं अपने बेडरूम में गया और कपड़े उतार दिए। उनके कमरे में गया, दरवाजा बंद कर दिया, लाइट्स बंद की, फिर बिस्तर के कोने पर लेट गया। मेरे पैर लटके हुए थे, मेरा धड़ सामने की ओर खिंचा हुआ था और मेरी पीठ नंगी थी। यही प्रक्रिया थी और उन्होंने इसे अधिकतम मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दर्द के लिए तैयार किया था। पिटाई अक्सर बहुत क्रूर होती थी, लेकिन सबसे बुरा हिस्सा था उसका इंतजार। मैं अपने पीछे का दरवाजा नहीं देख सकता था और वह अपना समय लेते हुए मेरी घबराहट को बढ़ने देता था। जब मैंने दरवाजे की आवाज़ सुनी, मेरी घबराहट चरम पर पहुंच गई। तब भी कमरे में इतनी अंधेरा था कि मैं अपनी परिधीय दृष्टि से ज्यादा कुछ नहीं देख सकता था और पहली चोट के लिए तैयार नहीं हो सकता था जब तक उसकी बेल्ट मेरी त्वचा पर नहीं लगती। ये कभी 2-3 वारों तक सीमित नहीं रहता था। कोई तय गिनती नहीं थी, इसीलिए हमें कभी पता नहीं चलता था कि वह कब तक जारी रहेगा या कब रुकेगा। ये पिटाई कई मिनटों तक चली। उसने मेरी पीठ पर शुरुआत की, लेकिन दर्द इतना भयानक था कि मैंने उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश की, तो उसने मेरे जांघों को मारना शुरू कर दिया। जब मैंने अपने हाथों को जांघों पर रखा, तो वह मेरी कमर के निचले हिस्से पर मारने लगा। उसने दर्जनों बार बेल्ट से मारा और जब तक वह खत्म हुआ, वह हाँफ रहा था, खांस रहा था और पसीने से भीगा हुआ था। मैं भी तेज सांस ले रहा था, लेकिन मैं रोया नहीं। उसकी बुराई इतनी वास्तविक थी कि मेरी नफरत ने मुझे साहस दिया। मैंने उसे संतोष नहीं दिया। मैंने बस उठकर शैतान की आंखों में देखा, लंगड़ाते हुए अपने कमरे में गया और आईने के सामने खड़ा हो गया। मेरी गर्दन से लेकर घुटनों के मुड़ाव तक मेरा शरीर सूज और चोटों से ढका हुआ था। मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं गया। जब आपको लगातार मारा जाता है, तो उम्मीद खत्म हो जाती है। आप अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, लेकिन आपका आघात अनजाने तरीकों से बाहर आता है। अनगिनत पिटाई के बाद जो उसने सहन की और देखी, इस विशेष पिटाई ने मेरी माँ को एक निरंतर धुंध में छोड़ दिया। वह महिला का एक खोल बन गई जिसे मैं कुछ साल पहले जानता था। वह ज्यादातर समय खोई हुई और खाली रहती थी, जब तक कि मेरे पिता उसे आवाज नहीं देते। फिर वह तुरंत सक्रिय हो जाती, जैसे वह उनकी दासी हो। मुझे वर्षों बाद पता चला कि वह आत्महत्या करने का विचार कर रही थी। मेरे भाई और मैंने अपना दर्द एक दूसरे पर निकाला। हम आमने सामने खड़े होते और वह अपनी पूरी ताकत से मुझ पर घूंसे मारता। यह आमतौर पर एक खेल के रूप में शुरू होता, लेकिन वह 4 साल बड़ा और बहुत मजबूत था और अपनी पूरी ताकत से वार करता। जब भी मैं गिरता, मैं फिर उठता और वह फिर से मुझे मारता, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए। उसका चेहरा गुस्से में विकृत हो जाता। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, क्या तुम्हारे पास इतना ही है? मैं वापस चिल्लाता। मैं चाहता था कि वह जान ले कि मैं उससे ज्यादा दर्द सह सकता हूं जितना वह दे सकता है। लेकिन जब सोने का समय होता और लड़ने के लिए कोई और लड़ाई नहीं बचती,
कोई छिपने की जगह नहीं होती तो मैं बिस्तर गीला कर देता। लगभग हर रात। मेरी माँ का हर दिन जीवित रहने का एक सबक था। उन्हें इतनी बार बेकार कहा गया कि वह इसे सच मानने लगीं। जो कुछ भी वह करती थीं, वह इस प्रयास में था कि वह उसे खुश रख सकें ताकि वह उनके बेटों को न मारे या उन्हें पीटे नहीं। लेकिन उनकी दुनिया में अदृश्य ट्रिप वायर थे और कभी-कभी उन्हें नहीं पता होता था कि उन्होंने उन्हें कैसे छुआ जब तक कि मेरे पिता ने उन्हें थप्पड़ नहीं मारा। कभी-कभी उन्हें पता होता था कि उन्होंने अपने लिए एक बड़ी पिटाई का कारण बना दिया है। एक दिन मैं स्कूल से जल्दी घर आया क्योंकि मुझे भयानक कान दर्द हो रहा था और मैंने उनकी तरफ के बिस्तर पर लेट गया। मेरा बायां कान दर्द से तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ मेरी नफरत और बढ़ जाती। मुझे पता था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पिता डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों पर पैसा खर्च करने को मंजूर नहीं करते थे। हमारे पास न स्वास्थ्य बीमा था, न बाल चिकित्सक और न ही दंत चिकित्सक। अगर हमें चोट लगती या बीमार होते तो हमें कहा जाता कि इसे सह लो, क्योंकि वह किसी ऐसी चीज पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे जो सीधे ट्रूनिस गॉगिन्स को फायदा न पहुंचाए। हमारा स्वास्थ्य उस मानक को पूरा नहीं करता था और यह मुझे बहुत गुस्सा दिलाता था। करीब आधे घंटे बाद मेरी माँ मुझे देखने आई और जब मैंने करवट बदली तो उन्होंने देखा कि मेरे गले के किनारे से खून बह रहा है और तकिए पर फैला हुआ है। बस, बहुत हो गया, उन्होंने कहा। चलिए मेरे साथ। उन्होंने मुझे बिस्तर से उठाया, मुझे कपड़े पहनाए और मुझे अपनी कार में बिठाया। लेकिन इससे पहले कि वह गाड़ी शुरू कर पातीं, मेरे पिता ने हमें पकड़ लिया। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आपातकालीन कक्ष, उन्होंने इंजन चालू करते हुए कहा। वह दरवाजा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी माँ तेजी से गाड़ी निकाल ले गईं। डॉक्टर ने कहा कि मेरी माँ मुझे समय पर अस्पताल ले आईं। मेरा कान का संक्रमण इतना बढ़ गया था कि अगर हम और इंतजार करते तो मेरा बायां कान हमेशा के लिए सुनने की क्षमता खो देता। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और हम दोनों जानते थे कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम घर एक अजीब चुप्पी में लौटे। मेरे पिताजी अभी भी रसोई की मेज पर गुस्से में बैठे थे जब हम पैराडाइज रोड पर मुड़े और मेरा भाई अभी भी उन्हें शराब के शॉट्स दे रहा था। ट्रूनिस जूनियर अपने पिता से डरता था, लेकिन वह उनकी पूजा भी करता था और उनके प्रभाव में था। बड़े बेटे होने के नाते उसे बेहतर व्यवहार मिलता था। ट्रूनिस उसे भी मारते थे, लेकिन उनकी विकृत मानसिकता में ट्रूनिस जूनियर उनका राजकुमार था। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं चाहूंगा कि तुम अपने घर के मर्द बनो, ट्रूनिस ने उससे कहा, और आज रात तुम मुझे मर्द बनते हुए देखोगे। जैसे ही हम मुख्य दरवाजे से अंदर गए, ट्रूनिस ने हमारी माँ को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा भाई इसे नहीं देख सका। जब भी ये मारपीट शुरू होती, वह अपने कमरे में जाकर इंतजार करता। वह उस अंधकार को अनदेखा करता क्योंकि सच का बोझ उसके लिए बहुत भारी था, लेकिन मैं हमेशा ध्यान से देखता था। गर्मियों में ट्रूनिस से राहत का कोई दिन नहीं होता था, लेकिन मेरा भाई और मैं साइकिल पर सवार होकर दूर दूर तक चले जाते, जितना दूर जा सकते थे। एक दिन मैं दोपहर का खाना खाने के लिए घर आया और हमेशा की तरह गैरेज से अंदर गया। मेरे पिता आमतौर पर दोपहर तक गहरी नींद में रहते थे, इसलिए मुझे लगा कि सब ठीक है, लेकिन मैं गलत था। मेरे पिता बहुत शक्की थे। उन्होंने इतने गंदे काम किए थे कि दुश्मन बना लिए थे, और वह हमारे जाने के बाद अलार्म सेट कर देते थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सायरन बजने लगे और मेरा दिल धड़कने लगा। मैं ठिठक गया, दीवार के सहारे खड़ा हो गया और कदमों की आवाज़ सुनने लगा। मैंने सीढ़ियों की चरमराहट सुनी और समझ गया कि मैं फंस गया हूँ। वह अपने भूरे रंग के टेरिक्लॉट के गाउन में हाथ में पिस्तौल लेकर नीचे आए और डाइनिंग रूम से लिविंग रूम में चले गए। उनकी बंदूक सामने थी। मैंने देखा कि बंदूक की नोक धीरे धीरे कोने से बाहर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कोने को पार किया, उन्होंने मुझे 20 फीट दूर खड़े देखा, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक नीचे नहीं की। उन्होंने इसे मेरी आंखों के बीच निशाना बनाकर ताना। मैं सीधे उनकी ओर देखता रहा, चेहरे पर बिना कोई भाव, मेरे पैर फर्श से चिपके हुए। घर में और कोई नहीं था और मेरे मन का एक हिस्सा उम्मीद कर रहा था कि वह गोली चला देंगे, लेकिन तब तक मैं जीवन और मृत्यु की परवाह करना छोड़ चुका था। मैं एक थका हुआ 8 साल का बच्चा था, अपने पिता से डरते डरते थक चुका था और स्केटलैंड से भी नफरत करता था। 1-2 मिनट बाद उन्होंने अपनी बंदूक नीचे की और वापस ऊपर चले गए।
अब यह साफ हो गया था कि पैराडाइज रोड पर किसी की मौत होने वाली थी। मेरी माँ जानती थी कि ट्रूनिस अपनी CN-38 कहाँ रखते हैं। कुछ दिनों तक वह उनका पीछा करती और समय देखकर सोचती कि यह कैसे होगा। वे अलग अलग कारों में स्कॉटलैंड जाते। वह ऑफिस के सोफे के कुशन के नीचे से उनकी बंदूक उठा लेती, हमें जल्दी घर ले आती, बिस्तर पर सुला देती और दरवाजे पर उनकी बंदूक लेकर इंतज़ार करती। जब वह आते तो वह दरवाजे से बाहर निकलती और उन्हें उनके ड्राइववे में गोली मार देती। उनकी लाश दूध वाले के लिए छोड़ देती। मेरे मामा, उनके भाई ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन उन्होंने सहमति जताई कि उन्हें कुछ कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है, नहीं तो वह खुद मर जाएंगी। एक पुराने पड़ोसी ने उन्हें रास्ता दिखाया। बेटी, जो पहले हमारे घर के सामने रहती थीं, वहाँ से जाने के बाद भी मेरी माँ से संपर्क में रहीं। बेटी मेरी माँ से 20 साल बड़ी थीं और उतनी ही समझदार भी। उन्होंने मेरी माँ को सलाह दी कि वह हफ्तों पहले से अपनी भागने की योजना बनाए। पहला कदम था उनके नाम पर एक क्रेडिट कार्ड बनवाना। इसके लिए उन्हें ट्रूनिस का भरोसा फिर से जीतना पड़ा, क्योंकि उन्हें उनके साथ सह हस्ताक्षर करना था। बेटी ने मेरी माँ को यह भी याद दिलाया कि उनकी दोस्ती एक रहस्य बनी रहनी चाहिए। कुछ हफ्तों तक जैकी ने ट्रूनिस को फंसाया, उनके साथ वैसे ही व्यवहार किया जैसे वह 19 साल की खूबसूरत लड़की थीं, जिनकी आंखों में सपने थे। उन्होंने ट्रूनिस को यह विश्वास दिला दिया कि वह फिर से उनकी पूजा करती हैं, और जब उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड आवेदन उनके सामने रखा तो ट्रूनिस ने खुशी खुशी उन्हें थोड़ी खरीदारी की शक्ति देने की बात मान ली। जब कार्ड डाक से आया तो मेरी माँ ने लिफाफे के अंदर उसकी कठोर प्लास्टिक की धारें महसूस कीं और उनके दिमाग में राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने उसे हाथ में पकड़कर उसकी सराहना की। वह एक सुनहरे टिकट की तरह चमक रहा था। कुछ दिन बाद मेरी माँ ने मेरे पिता को फ़ोन पर उनके एक दोस्त से मेरे बारे में बकवास करते हुए सुना, जब वह रसोई की मेज पर मेरे भाई और मेरे साथ नाश्ता कर रहे थे। बस यही वो पल था। वह मेज के पास गई और कहा, मैं तुम्हारे पिता को छोड़ रही हूँ, तुम दोनों या तो रह सकते हो या मेरे साथ चल सकते हो। मेरे पिता और मेरा भाई दोनों चुप हो गए, लेकिन मैं उस कुर्सी से ऐसे कूदा जैसे उसमें आग लगी हो। कुछ काले कचरे के बैग लिए और ऊपर जाकर सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरा भाई भी आखिरकार अपना सामान इकट्ठा करने लगा। जाने से पहले हम चारों ने रसोई की मेज पर आखिरी बार बैठकर बातचीत की। ट्रूनिस ने मेरी माँ को घूरा, हैरानी और घृणा से भरा हुआ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, उसने कहा। तुम अनपढ़ हो, तुम्हारे पास पैसे या कोई उम्मीद नहीं है, तुम 1 साल के अंदर वेश्या बन जाओगी। वह रुका और फिर अपना ध्यान मेरे भाई और मुझ पर लगाया। तुम दोनों बड़े होकर गे बनोगे, और जैकी, वापस आने के बारे में मत सोचना। तुम्हारे जाने के 5 मिनट के भीतर मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगा। माँ ने सिर हिलाया और खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी जवानी और अपनी आत्मा उस आदमी को दे दी थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से थक चुकी थी। उन्होंने अपने अतीत का जितना कम हो सके पैक किया। मिंक कोड और डायमंड रिंग वहीं छोड़ दी। उनके लिए वह चीज़ें उनके पति की प्रेमिका के लिए थीं। ट्रूनिस ने हमें माँ की वोल्वो, जो वह खुद नहीं चलाते थे, में सामान लोड करते हुए देखा, जिसमें हमारी साइकिलें पहले से पीछे बंधी थीं। हमने धीमे धीमे गाड़ी चलाई और पहले तो वह टस से मस नहीं हुए, लेकिन जैसे ही माँ ने मोड़ लिया, मैंने उन्हें गैरेज की ओर बढ़ते देखा। माँ ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। कहना पड़ेगा, उन्होंने हर संभावना के लिए योजना बनाई थी। उन्हें अंदाजा था कि ट्रूनिस उनका पीछा करेंगे, इसलिए उन्होंने इंडियाना जाने वाले हाईवे की ओर नहीं मुड़ा। इसके बजाय वह बेटी के घर गई, एक कच्ची सड़क से होकर, जिसके बारे में मेरे पिता को पता भी नहीं था। जब हम पहुंचे, बेटी का गैरेज खुला था। हमने गाड़ी अंदर खड़ी की। बेटी ने दरवाजा बंद कर दिया और जब मेरे पिता अपनी कॉर्वेट लेकर हाईवे पर हमारी तलाश में निकले, हम वहीं उनके नाक के नीचे छिपे रहे। लेकिन 90 मील बाहर बफेलो के पास सब कुछ गलत हो गया। पुरानी वोल्वो ने तेल जलाना शुरू कर दिया और गाड़ी से काले धुएं के बड़े गुबार निकलने लगे। मेरी मां घबरा गई। ऐसा लगा जैसे वह अब तक अपने डर को अंदर ही दबाए हुए थीं, लेकिन इस बाधा ने उन्हें तोड़ दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं क्या करूं? उन्होंने घबराकर पूछा। मेरा भाई, जो शुरू से जाना नहीं चाहता था, उन्हें वापस लौटने को कहने लगा।
मैं अगली सीट पर बैठा था। उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से मेरी ओर देखा। अब मैं क्या करूं? हमें जाना होगा माँ, मैंने कहा। हमें जाना होगा? माँ एक सुनसान गैस स्टेशन पर रुकी। घबराई हुई वह फ़ोन बूथ तक भागी और बेटी को फ़ोन किया। मैं ऐसा नहीं कर सकती बेटी, उन्होंने कहा। गाड़ी खराब हो गई है, मुझे वापस जाना होगा। तुम कहाँ हो? बेटी ने शांत स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता, माँ ने जवाब दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं कहाँ हूँ। बेटी ने उन्हें गैस स्टेशन के अटेंडेंट से बात करने को कहा। उसने बताया कि हम ईरी, पेंसिल्वेनिया के पास थे। बेटी ने उसे निर्देश दिए और माँ को वापस लाइन पर लिया। जैकी, ईरी में वोल्वो डीलर है। आज रात होटल ढूंढो और कल सुबह वहाँ कार ले जाओ। हमने ईरी के एक हॉलिडे इन होटल का रुख किया, लेकिन वहाँ कोई कमरा खाली नहीं था। होटल मैनेजर ने हमें कॉन्फ्रेंस रूम में रोल अवे बेड्स का इंतज़ाम कर दिया। हम वहीं सोए, जबकि माँ पूरी रात हमारी साइकिल और सड़क पर नजरें टिकाए रहीं। अगले दिन सुबह वोल्वो डीलर के खुलते ही हम वहां पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी ठीक की और हम उसी रात ईरी से निकल गए। 8 घंटे बाद सुबह से पहले हम इंडियाना में नाना नानी के पुराने लकड़ी के घर पहुंचे। माँ ने गाड़ी रोकी और रोने लगी। तब और अब भी हमारी वहां पहुंचना बहुत अहमियत रखता था। मैं केवल 8 साल का था, लेकिन जीवन के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था। मुझे नहीं पता था कि हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बात मुझे पता थी, हम नर्क से भाग निकले थे और पहली बार हम शैतान से आजाद थे। हम अगले 6 महीने अपने नाना नानी के साथ रहे और मैंने स्थानीय कैथोलिक स्कूल एनंसिएशन में दूसरी कक्षा में दाखिला लिया। दूसरी बार मैं दूसरी कक्षा में इकलौता 8 साल का बच्चा था, लेकिन बाकी बच्चों को पता नहीं था कि मैं साल दोहरा रहा हूँ, और सच कहूँ तो मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। मैं मुश्किल से पढ़ सकता था, लेकिन सौभाग्य से मेरी शिक्षिका सिस्टर कैथरीन थी। छोटी कदकाठी वाली 7 साल की सिस्टर कैथरीन के सामने के दांत में एक सोने का टुकड़ा था। वह नन थी, लेकिन पारक परिधान हैबिट नहीं पहनती थीं। वह बेहद सख्त और गुस्सैल थीं और मुझे उनका यह रवैया बहुत पसंद था। ब्राज़ील इंडियाना में दूसरी कक्षा एनंसिएशन एक छोटा स्कूल था। सिस्टर कैथरीन ने पहली और दूसरी कक्षा को एक ही कमरे में पढ़ाया और उनके पास केवल अटायर्ड बच्चे थे। वह हमारी पढ़ाई या किसी की बदतमीजी के लिए लर्निंग डिसेबिलिटी या भावनात्मक समस्याओं को दोष देने वालों में से नहीं थी। उन्हें मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था और न ही ज़रूरत थी। उनके लिए बस इतना मायने रखता था कि मैं उनके पास नर्सरी स्तर की शिक्षा लेकर आया हूँ और मेरा दिमाग विकसित करना उनका काम था। उन्होंने मुझे किसी विशेषज्ञ के पास भेजने या समस्या बच्चा का लेबल लगाने के बजाय मुझे पढ़ाने में पूरी मेहनत की। उन्होंने बच्चों को लेबल देने का चलन शुरू होने से पहले पढ़ाना शुरू किया था और उनके पास कोई बहाना नहीं की मानसिकता थी। इसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई में पिछड़ने के बावजूद साल खत्म होते होते दूसरी कक्षा के स्तर पर पढ़ना सीख गया। दूसरी ओर मेरे भाई ट्रिनिस जूनियर ने इतनी अच्छी तरह से तालमेल नहीं बैठाया। कुछ महीनों के अंदर ही वह बफेलो लौट गया, मेरे पिता के साथ काम करने और उनकी स्कॉटलैंड की जिम्मेदारी संभालने लगा। इस दौरान हम एक नए घर में शिफ्ट हो गए। लैम्पलाइट मैनर नाम की पब्लिक हाउसिंग की एक 600 वर्ग फुट की 2 बेडरूम वाली अपार्टमेंट, जिसका किराया केवल $6 प्रति माह था। मेरे पिता, जो हर रात हजारों डॉलर कमाते थे, कभी कभार $25 भेजते थे, वो भी हर 3-4 हफ्तों में। मेरी माँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी करके कुछ $100 कमाती थी और साथ ही इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में कोर्स भी कर रही थी, जो पैसे मांगता था। हमारे खर्च पूरे करने के लिए मेरी माँ ने वेलफेयर के लिए आवेदन किया और हर महीने $123 और फूड स्टैम्प्स मिलने लगे। पहले महीने चेक मिला, लेकिन जैसे ही पता चला कि उनके पास गाड़ी है, उनकी सहायता बंद कर दी गई। गाड़ी बेचे बिना वेलफेयर पाना नामुमकिन था। लेकिन एक ग्रामीण इलाके में, जहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, वह गाड़ी हमारी ज़रूरत थी। उन्होंने एड टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन प्रोग्राम के ज़रिए एक रास्ता निकाला। हमारे चेक मेरी दादी के नाम से आते, जो उन्हें मेरी माँ के नाम पर साइन कर देती। लेकिन इससे ज़िंदगी आसान नहीं हो गई। $183 कितनी दूर तक जा सकता है?
मुझे एक रात की बात आज भी याद है, जब हमारे पास इतना भी नहीं था कि गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकें, बिजली का बिल भर सकें या खाना खरीद सकें। फिर मुझे याद आया कि हमारे पास 2 मेसन जार में ढेर सारे सिक्के और छुट्टे पैसे रखे थे। माँ, चलो हमारे पैसे गिनते हैं, मैंने कहा। माँ मुस्कुराईं। उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि सड़क पर पड़ा कोई भी सिक्का उठा लो, कभी नहीं पता होता कि इसकी ज़रूरत कब पड़ जाए। वह कहा करते थे। हमने वह सारे सिक्के फर्श पर फैला दिए और गिनने लगे। हमने बिजली का बिल भरने, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने और किराने का सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जुटा लिए। इतना ही नहीं, हमारे पास हार्डी के बर्गर खरीदने के लिए भी पैसे थे। ये बहुत कठिन समय थे, लेकिन किसी तरह हम खुद को संभाले हुए थे। माँ को ट्रिनिस जूनियर की बहुत याद आती थी, लेकिन वह इस बात से खुश थीं कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और दोस्त बना रहा हूँ। मेरा स्कूल का साल अच्छा गया था और इंडियाना में पहली रात के बाद मैंने एक बार भी बिस्तर गीला नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर के डर और परेशानियाँ कहीं खत्म नहीं हुई थीं। वे बस शांत थीं और जब वे वापस आईं तो उन्होंने मुझे बुरी तरह प्रभावित किया। तीसरी कक्षा ने मेरे जीवन में एक झटका दिया। केवल इसलिए नहीं कि हमें कर्सिव लिखाई सीखनी पड़ी, जबकि मैं अभी ब्लॉक अक्षरों को पढ़ने की कोशिश ही कर रहा था, बल्कि इसलिए भी कि हमारी शिक्षिका मिस डी सिस्टर कैथरीन से बिल्कुल अलग थीं। हमारी कक्षा अभी भी छोटी थी। कुल मिलाकर करीब 20 बच्चे थे, जिन्हें तीसरी और चौथी कक्षा में बांटा गया था। लेकिन मिस डी इसे उतने अच्छे से नहीं संभाल पाई और उन्होंने मुझे समझने या मेरी मदद करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुसीबत उस समय शुरू हुई जब कक्षा के पहले 2 हफ्तों में हमें एक मानकीकृत परीक्षा देनी पड़ी। मेरा रिजल्ट बेहद खराब आया। मैं बाकी बच्चों से काफ़ी पीछे था और मुझे पिछले दिनों की पढ़ाई को जोड़कर समझने में दिक्कत होती थी। पिछले शैक्षणिक वर्ष की बात तो छोड़ ही दें। सिस्टर कैथरीन ऐसी समस्याओं को चुनौती मानकर अपने सबसे कमज़ोर छात्र को और समय देती थीं, लेकिन मिस डी ने इसे मेरे लिए क्लास छोड़ने का बहाना बना लिया। पहले महीने के भीतर ही उन्होंने मेरी माँ से कह दिया कि मुझे किसी और स्कूल में होना चाहिए, ऐसे स्कूल में जहाँ स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जाता है। हर बच्चा जानता है कि स्पेशल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि आप पूरी जिंदगी के लिए एक कलंकित पहचान के साथ जीने वाले हैं। इसका मतलब है कि आप सामान्य नहीं हैं। सिर्फ इस धमकी ने ही मुझे झकझोर दिया और लगभग रातों रात मुझे हकलाने की समस्या शुरू हो गई। मेरे विचार और बोलने के बीच का प्रवाह तनाव और चिंता के कारण अवरुद्ध हो गया और स्कूल में यह समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई। कल्पना करें, एकमात्र अश्वेत बच्चा होने की, पूरे स्कूल में, और हर दिन सबसे मूर्ख समझे जाने का अपमान झेलने की। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो भी करने या कहने की कोशिश करता हूँ वह गलत हो जाता है। हालात इतने खराब हो गए कि जब भी शिक्षिका मेरा नाम पुकारती तो हकलाने के डर से मैं चुप रहना ही बेहतर समझता था। मेरा ध्यान बस खुद को बचाने पर था। मिस डी ने मुझसे सहानुभूति दिखाने की कोशिश तक नहीं की। वह सीधा गुस्सा करती और उसे मुझ पर निकालती। कभी कभी वह मेरे पास आकर मेरी कुर्सी की पीठ पर हाथ रखकर सिर्फ कुछ इंच की दूरी से मुझ पर चिल्लाती। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह मेरे भीतर कितनी बड़ी समस्या को जन्म दे रही थी। पहले स्कूल मेरे लिए एक सुरक्षित जगह थी, लेकिन इंडियाना में यह एक यातना केंद्र बन गया। मिस डी मुझे अपनी कक्षा से निकालना चाहती थीं और प्रशासन ने भी उनका समर्थन किया, जब तक कि मेरी माँ ने मेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ी। प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल में बनाए रखने की सहमति दी, बशर्ते मेरी माँ मेरे लिए स्पीच थेरेपिस्ट और समूह चिकित्सा ग्रुप थेरेपी की मंजूरी दें। साइकोलॉजिस्ट का कार्यालय एक अस्पताल के बगल में था, एक ऐसा स्थान जो किसी भी छोटे बच्चे को खुद पर शक करने के लिए पर्याप्त था। ये किसी खराब फिल्म की तरह था। डॉक्टर ने 7 कुर्सियों को एक अर्धवृत्त में व्यवस्थित किया था, लेकिन कुछ बच्चे तो बैठ भी नहीं पा रहे थे। एक बच्चा हेलमेट पहनकर बार बार दीवार से सिर मार रहा था। एक अन्य बच्चा डॉक्टर के बोलते समय उठकर कमरे के एक कोने में गया और कूड़ेदान में पेशाब कर दिया। मेरे बगल में बैठा बच्चा सबसे सामान्य व्यक्ति लग रहा था और उसने खुद का घर जला दिया था। पहले दिन मैं डॉक्टर की ओर देखकर सोच रहा था, यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है।
इस अनुभव ने मेरी सामाजिक चिंता को कई गुना बढ़ा दिया। मेरा हकलाना बेकाबू हो गया। मेरे बाल गिरने लगे और मेरी गहरे रंग की त्वचा पर सफ़ेद धब्बे उभरने लगे। डॉक्टर ने मुझे ADHD, ध्यान की कमी और अति सक्रियता विकार का मामला बताया और रिटालिन नामक दवा लिखी, लेकिन मेरी समस्याएं कहीं ज़्यादा जटिल थीं। मैं टॉक्सिक तनाव से जूझ रहा था। जिस तरह के शारीरिक और भावनात्मक शोषण का मैंने सामना किया, उसे युवा बच्चों पर गंभीर प्रभाव डालने के लिए साबित किया गया है। छोटे बच्चों में मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है, और अगर उन वर्षों में आपका पिता एक क्रूर इंसान हो जो घर के हर सदस्य को बर्बाद करने पर आमादा हो, तो तनाव के स्तर लगातार बढ़ते हैं। जब ये तनाव बार बार होता है तो ये बच्चों को फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। फाइट या फ्लाइट उस समय अच्छा हो सकता है जब आप खतरे में हो, लेकिन यह जीने का तरीका नहीं है। मैं विज्ञान से हर चीज़ को समझाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। कुछ बाल रोग विशेषज्ञों का मानना है कि टॉक्सिक तनाव बच्चों को पोलियो या मेनिंजाइटिस से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि ये सीखने में अक्षम और सामाजिक चिंता का कारण बनता है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो ये स्पष्ट है, मुझे विनाशकारी रास्ते पर डालने वाला मेरा पिता था, न कि मेरी माँ। मैं ज़्यादा समय तक ग्रुप थेरेपी में नहीं रहा और मैंने रिटालिन भी नहीं लिया। मेरी माँ ने मेरे दूसरे सेशन के बाद मुझे वहाँ से उठाया और मैं कार की फ्रंट सीट पर एक खोए हुए भाव के साथ बैठा था। माँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैंने कहा। ये लड़के पागल हैं। उन्होंने सहमति जताई, लेकिन मैं अब भी एक टूट चुका बच्चा था, और भले ही टॉक्सिक तनाव से पीड़ित बच्चों को पढ़ाने और संभालने के सबसे अच्छे तरीकों पर शोध और सुझाव उपलब्ध हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि मिस डी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं उनकी अनभिज्ञता के लिए उन्हें दोष नहीं देता। यूनिया रछा के दशक में विज्ञान आज की तरह स्पष्ट नहीं था। मुझे इतना पता है कि सिस्टर कैथरीन ने उसी कमज़ोर बच्चे के साथ काम किया था जिसे मिस डी संभाल रही थी, लेकिन उन्होंने हमेशा उच्च उम्मीदें बनाए रखीं और कभी अपनी हताशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनका नज़रिया था, देखो, हर कोई अलग तरीके से सीखता है और हम ये पता लगाएंगे कि तुम कैसे सीखते हो। उन्होंने समझा कि मुझे दोहराव रिपीशन की ज़रूरत थी, कि मुझे बार बार समस्याओं को अलग अलग तरीकों से हल करने की आवश्यकता थी ताकि मैं सीख सकूं, और वह जानती थी कि इसमें समय लगेगा। लेकिन मिस डी का नज़रिया केवल उत्पादकता पर आधारित था। उनका संदेश था, साथ चलो या बाहर हो जाओ। इस बीच मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे कोने में धकेल दिया गया है। मुझे पता था कि अगर मैंने कोई सुधार नहीं दिखाया तो मुझे आखिरकार उस स्पेशल ब्लैक होल में भेज दिया जाएगा। इसलिए मैंने एक समाधान ढूंढ निकाला। मैंने जमकर नकल करना शुरू कर दिया। पढ़ाई करना मुश्किल था, खासकर मेरे खराब मानसिक हालात के साथ, लेकिन मैं नकल करने में माहिर था। मैंने दोस्तों का होमवर्क कॉपी किया और टेस्ट के दौरान अपने आसपास के बच्चों का काम देखा। मैंने यहाँ तक कि उन मानकीकृत परीक्षाओं में भी नकल की जिनका मेरे ग्रेड पर कोई असर नहीं था। यह काम कर गया। मेरे बढ़ते टेस्ट स्कोर ने मिस डी को संतुष्ट कर दिया और मेरी माँ को स्कूल से फ़ोन आना बंद हो गया। मुझे लगा कि मैंने समस्या का हल निकाल लिया है, जबकि वास्तव में मैं नई समस्याएं पैदा कर रहा था। मैंने आसान रास्ता चुनकर अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से नकार दिया। ये मेरी खुद की पुष्टि थी कि मैं स्कूल में कुछ नहीं सीख पाऊंगा और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, जिससे मैं फेल होने की कगार पर और करीब पहुंच गया। ब्राज़ील में मेरे शुरुआती सालों की बचत यही थी कि मैं इतना छोटा था कि उस तरह के भेदभाव को समझ नहीं पाया, जिसका सामना मुझे जल्द ही अपने नए पिछड़े हुए कस्बे में करना था। जब भी आप अपनी तरह के इकलौते व्यक्ति होते हैं तो आपको समाज के हाशिए पर धकेले जाने, संदेहास्पद नज़रों से देखे जाने, अनदेखा किए जाने और अनजानी लोगों द्वारा सताए जाने का खतरा रहता है। ये जीवन का तरीका है, खासकर उस समय। और जब तक इस वास्तविकता ने मुझे गला घोंटने वाली किक नहीं मारी, तब तक मेरी जिंदगी पूरी तरह से एक भाड़ में जाओ किस्मत की कुकी बन चुकी थी। जब भी मैंने इसे खोला, मुझे वही संदेश मिला, तुम्हारा जम हारने के लिए हुआ है। चैलेंज 1,
मेरे खराब पत्ते जल्दी आ गए और काफी समय तक मेरे साथ रहे, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर हर किसी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपका खराब पत्ता क्या था? आप बचपन में किस तरह की समस्याओं से जूझे? क्या आपको पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, तंग किया गया? क्या आपने कभी खुद को असुरक्षित महसूस किया? हो सकता है कि आपकी सीमित करने वाली वजह यह हो कि आप इतने सपोर्ट और आराम से बड़े हुए कि आपने कभी खुद को धक्का ही नहीं दिया। आपकी वर्तमान सफलता और विकास को सीमित करने वाले कारक क्या हैं? क्या कोई आपके काम या स्कूल में आपके रास्ते में खड़ा है? क्या आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है या आपकी काबिलियत की सराहना नहीं की जा रही है? अभी आप किन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? क्या आप खुद अपने रास्ते में खड़े हैं? अपनी डायरी निकालें। अगर आपके पास नहीं है तो एक खरीदें या अपने लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन के नोट्स ऐप पर लिखना शुरू करें और सारी बातें बारीकी से लिखें। इस काम में साधारण मत बनिए। मैंने आपको अपने गंदे कपड़े तक दिखा दिए। अगर आपको चोट पहुंची है या आप अभी भी खतरे में हैं, तो अपनी कहानी पूरी तरह से बताएं। अपने दर्द को आकार दें, उसकी ताकत को महसूस करें, क्योंकि अब आप इसे पलटने वाले हैं। आप अपनी कहानी, अपने बहानों की सूची और उन सही कारणों को जिनकी वजह से आपको कुछ खास नहीं बनना चाहिए था, अपने अंतिम लक्ष्य की सफलता का ईंधन बनाएंगे। मज़ेदार लगता है ना? हाँ, ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होगा, लेकिन अभी इसकी चिंता मत करें। हम वहाँ तक पहुँचेंगे। फिलहाल बस अपनी सूची तैयार करें। एक बार जब आपकी सूची तैयार हो जाए तो इसे जिसे चाहें उसके साथ साझा करें। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब सोशल मीडिया पर लॉगिन करना, एक तस्वीर पोस्ट करना और कुछ लाइनों में ये लिखना हो सकता है कि आपका अतीत या वर्तमान परिस्थितियाँ आपको किस गहराई तक चुनौती देती हैं। अगर ये आपके लिए सही लगता है तो बैड हैंड कैन हर्ट मी हैशटैग का उपयोग करें। अन्यथा इसे निजी रूप से स्वीकार करें और स्वीकार करें। जो भी आपके लिए काम करता है। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन ये काम करने मात्र से आप खुद को आगे बढ़ाने की ताकत महसूस करना शुरू कर देंगे।